नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम आमने सामने में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम में गैर मामूली एक्स्ट्रॉर्डिनरी शख्सियतों को मदऊ करते हैं, ऐसी शख्सियतों को मदऊ करते हैं जो ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में अपना असर छोड़ जाते हैं या असर रखते हैं। तो बहरहाल जहाँ तक हमारे प्रोग्राम का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि खिलाड़ी भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं, उलमा व मशाइखीन भी इस प्रोग्राम में मदऊ किए जाते हैं, और ख़ास तौर पर जो समाजी जहदकार होते हैं, सोशल एक्टिविस्ट होते हैं, उन्हें भी यहाँ इस प्रोग्राम में मदऊ किया जाता है। बहरहाल जहाँ तक आज के मेहमान का सवाल है, आपको बता दूँ कि ये मेहमान एक माहिर तालीम है, एक ज़बरदस्त सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और किसानों के हामी हैं और अक़लियतों के हमदर्द हैं। मेरी मुराद है प्रोफेसर योगेंद्र यादव से। तो बहरहाल आपका बहुत बहुत वेलकम है सर। शुक्रिया। तो बहरहाल जहाँ तक हमारे इस प्रोग्राम का सवाल है, हमने आपको पहले भी बताया है कि बहुत सी अहम शख्सियतों ने इसमें शिरकत की है, लेकिन जहाँ तक आपका सवाल है, आपके साथ भी रहे और आप हमके साथ भी रहे, तो आप ये बताइए कि जहाँ तक तेलंगाना असेंबली इलेक्शन का सवाल है, आपको क्या दिखाई दे रहा है कि कौन बाजी मारेगा, कांग्रेस या बीआरएस? देखिए, एक ज़माने में मैं ये सब किया करता था, टेक्निकली बतौर एक सेफोलॉजिस्ट वो करता था। अब तो मैं नहीं करता हूँ, मैं एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ जी। और मैं कहूँ कि भाई मैं यहाँ पे कोई न्यूट्रल सिर्फ इसकी सेफोलॉजी करने आया हूँ, वो तो बात सच नहीं होगी, है ना। मेरी बिल्कुल एक क्लियर पोजीशन है, लेकिन चूंकि आते हैं, देखते हैं, तो देखने के बाद हर इंसान का एक अपना इंप्रेशन बनता है जी। मैं थोड़ा हैरान हूँ, जब इलेक्शन शुरू हुए उस वक्त मुझसे कोई पूछता, आज से 3 महीने पहले, तो मैं कहता कि कांग्रेस की सबसे बेहतर पॉसिबिलिटी है छत्तीसगढ़ में, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद राजस्थान और फिर तेलंगाना जी। ऐसी मेरी उस वक्त समझ थी, आज से 3-4 महीना पहले जी। अगर आज आप मुझसे पूछें तो मैं कहूंगा नंबर 1 पे तेलंगाना है कांग्रेस के लिए। अच्छा। उसके बाद और कोई स्टेट है जी। माने इतना ड्रामेटिक चेंज हो रहा है। अच्छा। कम से कम मुझे महसूस हो रहा है, बाकी आप यहाँ के हैं, आप मुझसे बेहतर जानते होंगे। जो एक लोग पिछले कुछ दिनों से कह रहे हैं कि हवा है, कांग्रेस लहर है, मैं कहता हूँ हवा नहीं तो आंधी चल रही है इस वक्त। अच्छा। आज से ये जो एक क्या होता है कि आज से 2 महीना पहले तक कांग्रेस कोई बता रहे थे 4-5% पीछे चल रही है। 1 महीना पहले रिपोर्ट ली, पता लगा 2% पीछे है। आज की रिपोर्ट लेते हैं तो कोई कहता है 2% आगे है, कोई कहता है 1% आगे है। लेकिन जब मैं जमीन पे जाके देखता हूँ तो, और चूंकि मैं तो कोई टेक्निकल सर्वे कर नहीं रहा, टेक्निकल फोरकास्टिंग वगैरह करना मेरा काम नहीं है, मैं कहता हूँ अब फ्यूचर बताना मेरा काम नहीं है, फ्यूचर बनाना मेरा काम है। जब मैं जमीन पे जाके देखता हूँ तो बीआरएस के अगर 10 वोटर से मिले जिन्होंने पिछली बार बीआरएस को वोट डाला था, उन 10 लोगों से आप पूछिए, और मेरा कहना है मेरे से नहीं, आप आपके जितने भी व्यूअर्स हैं उनको भी मैं कहता हूँ कि आप भी ये वाला एक्सपेरिमेंट जरा करके देख लीजिए कि 10 लोगों से पूछिए जिन्होंने पिछली बार बीआरएस को वोट डाला हो, और उनसे पूछिए इस बार किसे डालेंगे। कम से कम 5 ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि इस बार हम नहीं डालेंगे, इस बार कांग्रेस को डालेंगे जी। उनमें से कहीं आपको 50 में से 1-2 वो भी मिल जाते हैं जो कहते हैं इस बार बीजेपी को डालेंगे जी। लेकिन 10 में से 5 पलट रहे हैं, आधा वोट टूट रहा है। तो मैं तो आधा भी नहीं मानता, मैं कहता हूँ आधे का भी आधा कर लो, समझ लो 1/4 भी। अगर उसका 1/4 वोट भी टूट रहा है जी। तो ये तो बिल्कुल पासा पलट जाएगा। तो कम से कम मेरी नजर में, मैं बाहरी आदमी हूँ जी, जुबान यहाँ की नहीं समझता, तो आप कह सकते हैं कि तुम होते कौन हो बताने वाले, बिल्कुल सही बात है साहब। इसलिए मैं आप सबको कहूंगा कि आप खुद इसको चेक करके देख लीजिए। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल एक तरफा इलेक्शन है, और जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आ रहा है हर दिन कांग्रेस का पलड़ा भारी होता जा रहा है, और 3 तारीख को जो रिजल्ट आएगा वो हैरान कौन होगा, हमें हैरान करेगा, इसलिए कि सब लोग कहेंगे हाँ कांग्रेस आगे तो थी, ये तो मुझे पता था, लेकिन इतनी सीट आ जाएंगी इसका गुमान ना था जी। बिल्कुल क्लासिकल वेव इलेक्शन में यही होता है, तो यही वाला होने वाला है, ऐसा मेरा अनुमान है। अच्छा, चलिए, आपने कहा है कि कांग्रेस बहुत भारी अक्सरियत से जीतने वाली है, बीआरएस नाकाम हो जाएगी, इस तरह की बात आप कह रहे हैं, तो किस बुनियाद पे कह रहे हैं, क्या वजह है जो आप इस तरह की बात कह रहे हैं? मैं तो इसलिए कह रहा हूँ भाई, अपने तजुर्बे से देखता हूँ, घूमता हूँ, लोगों से पूछता हूँ। मेरे पास कोई इस तरह का टेक्निकल सर्वे हो मैं नहीं कहता, इसीलिए मैं कहता हूँ मेरी बात पे कतई यकीन ना कीजिए। आप खुद सड़क से बाहर निकलिए, 10 लोगों से पूछ लीजिए, और 10 लोगों के पूछने के बाद अगर ये बात गलत मिले, अगर आपको ऐसे लोग मिल जाएं जो कहते हो कि पिछली बार कांग्रेस को दिया था लेकिन इस बार नहीं दूंगा जी, या जितने भी लोग बीआरएस को पिछले बार देने वाले थे 10 में से 9 कहें कि भाई उसके साथ अभी भी खड़े हैं जी, तो मेरी बात यकीनन गलत है।
आप इसको चेक कर लीजिए। क्यों ऐसा हो रहा है वो ज्यादा गहरा सवाल है। ऐसा नहीं है कि लोग कह रहे हों कि भाई बीआरएस ने 10 साल में कुछ नहीं किया। मैंने लोगों से बैठा के पूछा क्या हुआ। अच्छा। लोग कहते हैं देखिए कुछ फायदा हुआ, इसमें कोई शक नहीं, सड़कें बेहतर हुई हैं, करंट अच्छा मिला है, पानी की भी कई लोग कहते हैं कि पहले से बेहतर हालात हुए हैं, और फिर ये जो रेत बंधु वगैरह योजना है उससे कुछ पैसा पहुंचा है लोगों को। लोग कहते हैं हाँ भाई ये सब तो हुआ। अमूमन लोग दो बात कहते हैं। पहला ये कहते हैं कि देखिए ये सब तो हो गया, लेकिन तेलंगाना से हमने उम्मीद तो और ज्यादा ऊंची की थी। जो सपने इन्होंने दिखाए थे उसकी बनिस्बत तो इन्होंने कुछ नहीं किया। एक ये। दूसरा मैंने देखा कि इनके जो एमएलए हैं उनके खिलाफ बहुत गुस्सा है लोगों में। किसी को कहते हैं इसने तो जमीन पर कब्जा कर रखा है, किसी से कहते हैं ये तो करप्शन कर रहा है, किसी के बारे में यार इसने तो सूरत नहीं दिखाई पिछले 5 साल तक। एमएलए के खिलाफ बहुत ज्यादा गुस्सा है। और तीसरी चीज जो इनकी कई स्कीम्स थी, जैसे दलित बंधु, ये वो इस तरह की स्कीम्स थी जिसमें बहुत सिलेक्ट लोगों को दिया। जहां जहां सिलेक्ट लोगों को दिया गया है वहां वहां इन्होंने अपने आदमियों को दिया है। अच्छा। तो क्या है कि मुझे ना मिले, आपको ना मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको मिल गया और मुझे नहीं मिला तो फिर इससे बहुत परेशानी पैदा होती है। तो ये सब बात है जो लोगों के मन में है। जहां तक माइनॉरिटीज का ताल्लुक है, उनके मन में ये बात तो बैठ गई है कि भैया, और सही बैठी है, मेरी भी अपनी भी ये रीडिंग है कि हो ना हो इनका बीजेपी के साथ तो टाका है। क्योंकि लोग देखते हैं कि मनीष सिसोदिया जेल में है और कविता को हल्की सी पूछताछ कर आके छोड़ दिया गया, तो लोग इससे मतलब अपना निकाल लेते हैं। और कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये बात है कि भाई हो ना हो ये बीजेपी को, इस वक्त असेंबली इलेक्शन है, बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे, पार्लियामेंट आते आते दोनों एक साथ हो जाएंगे। तो इसलिए माइनॉरिटीज के मन में, मुसलमानों के मन में खासतौर पे बहुत शुभा है। ऐसा नहीं कि उनके मन में पिछले 10 साल को लेके कोई गुस्सा हो। माइनॉरिटीज आमतौर पे जो मुसलमान में बात करता हूँ वो ये नहीं कहते कि ये कोई एंटी माइनॉरिटी रही है, ऐसा नहीं कहते, लेकिन कहते हैं देखिए आगे जाके जाएगी तो बीजेपी की गोदी में, और 24 का इलेक्शन आते आते बीजेपी के साथ जाएगी, और ये बात ठीक भी है। तो उसलिए है। और एक और फैक्टर जो हम भूल जाते हैं वो ये कि यहाँ जो क्रिश्चियन माइनॉरिटी है, जो ऑफिशियल गिनती में बहुत कम है लेकिन अनऑफिशियली ज्यादा है, बहुत बड़ी है, वहां मणिपुर का असर है। उन्होंने मणिपुर में देख लिया है कि क्या होगा, तो वो जो था अब उन्हें भी 24 दिख रहा है। तो दोनों माइनॉरिटीज पे 24 का असर बहुत ज्यादा है। इस सब को लेके कुल मिला के और कांग्रेस में थोड़ा जान दिखाई दे रही है। जब से भारत जोड़ो यात्रा हुई है ऐसा लगता है कि हाँ भाई ये भी ऑल्टरनेटिव तो है। उससे पहले तो लग रहा था कि जैसे बाकी सब, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार वगैरह में कांग्रेस एकदम डूब गई, तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ भी एकदम डूबने के रास्ते पे है। लेकिन पिछले खासतौर पे यात्रा के बाद से जिस तरह से खड़ी हो गई है उससे हालात बदल गए। अच्छा, क्या आप नहीं समझते, आपने मुख्तलिफ ऐसे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज का दौरा किया है, हल्कों का दौरा किया है, वहाँ आपने मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात भी की है, बात भी की है, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जो माइनॉरिटीज़ का सवाल है, माइनॉरिटीज़ अब इस इलेक्शन को मोदी वर्सेस राहुल के तौर पर देख रहे हैं? उतना नहीं देख रहे हैं इस इलेक्शन को, आने वाला तो बनेगा, लेकिन जाहिर है जब से राहुल गांधी कांग्रेस में खासतौर पे यात्रा के बाद से एक ज्यादा संजीदा लीडर के रूप में उनकी इमेज बनी है, थे वैसे पहले भी, लेकिन इमेज का मैं बात कर रहा हूँ, संजीदा लीडर के रूप में इमेज बनी है। और माइनॉरिटीज में इस बात का थोड़ा सा यकीन हुआ है कि भाई ये आदमी इस सवाल पे खड़ा रहेगा, ये आदमी कॉम्प्रोमाइज करने वाला नहीं है। क्योंकि माइनॉरिटीज के मन में पहले बहुत शक वो रहता था कि अरे ये लोग भी इसी रास्ते पे चलेंगे, इनका क्या भरोसा, ये भी तो वैसे ही है, ऐसा रहता था। लेकिन राहुल की एक जो इमेज बनी है और जो सही इमेज है, मतलब बाई चांस मैं उनको थोड़ा बहुत जानता भी हूँ, तो ये बात बिल्कुल सही है कि इस सवाल के ऊपर वो आदमी बिल्कुल डट के खड़ा हुआ है कि नहीं, नुकसान हो जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, करना तो यही है। तो उससे माइनॉरिटीज में बना है। सीधे सीधे मोदी का सवाल इसलिए नहीं आता यहाँ इतना ज्यादा कि बीजेपी अभी भी बहुत छोटी फोर्स है, और बीआरएस को लेके मन में शक ये होता है कि देर सवेर जाएगी तो मोदी के साथ। तो इसलिए माइनॉरिटीज एक तरह से 24 की तैयारी भी कर रहे हैं।
अच्छा ये बताइए, वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक प्रोफेसर योगेंद्र यादव का सवाल है, इनके बारे में आपको ये बताना ज़रूरी है कि बहुत अच्छे अंदाज में कालम लिखते हैं और लोगों के जो जहन है वो खोल देते हैं। ख़ासतौर पर जो सेक्युलरिज्म है, ख़ासतौर पर जो किसानों के मसाइल हैं, यहाँ तक कि जो अक़लियतों के मसाइल है, कबाइलियों के मसाइल है, उस पर लिखते हैं, बहुत खूब लिखते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आज जो माहौल है हिंदुस्तान में, वो क्या माइनॉरिटी के अगेंस्ट जा रहा है, और क्या ये कहा जा रहा है कि अगर 2024 में मोदी आते हैं तो फिर उसके बाद इलेक्शंस नहीं होंगे? जी, इलेक्शंस नहीं होंगे मैं ये नहीं मानता, और उसकी वजह ये है कि 21st सेंचुरी में तमाम डिक्टेटर हमेशा इलेक्शन करवाते हैं। पुतिन हमेशा इलेक्शन करवाता बहुत अच्छी बात है। जी जी। तुर्की में एर्दोगन है, बिल्कुल इलेक्शन करवाते हैं। हंगरी में है ओस्बाम करके, तो वो भी इलेक्शन करवाते हैं। देखिए, ये 20th सेंचुरी का पुराना मॉडल आप बता रहे हैं, जिसके अंदर डिक्टेटर कहता था कल से इलेक्शन बंद, आर्मी रूल, मार्शल लॉ, सेंसरशिप। अब देखिए 21वीं सेंचुरी है, हर चीज नफीस तरीके से होती है। यहाँ डेमोक्रेसी का मर्डर भी बड़े नफीस तरीके से किया जाता है। तो इलेक्शन होंगे, लेकिन इलेक्शन में ऑपोजिशन की जीतने की गुंजाइश नहीं। अच्छा, वजह क्या है? देखिए, इस वक्त जो हो रहा है हमारे देश में, इसमें कोई बारीक छुपी हुई कोई बात है नहीं जी। इस वक्त खुल्लम खुल्ला बीजेपी ने इस देश में माइनॉरिटीज को 2म दर्जे का शहरी बना दिया है जी। और इनका यही प्रोजेक्ट है। ले देखिए, इनको हिंदुइज्म से कोई ताल्लुक नहीं है, हिंदुइज्म के बारे में कुछ पता भी नहीं है, ना इन्हें इस्लाम का पता, ना इन्हें हिंदुइज्म का पता। ले दे के सिर्फ ये है कि भाई इसके नाम पर हमें बोलबाला करना है, और ले दे के मैसेज ये भेजना है कि देखो, और तो कुछ देखो, ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट की बात मत करो, महंगाई की बात ना करो। देखो देखो मुसलमानों को टाइट कर दिया कि नहीं। जी जी। कुल मिला के अंडरग्राउंड मैसेज ये है। जी जी। अब ज्यादा इधर उधर की बात मत करो, मंदिर बनवा दिया कि नहीं, मुसलमान को टाइट कर दिया कि नहीं, ये वाली पॉलिटिक्स इस वक्त चल रही है। तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि इस देश की जो सेकुलर बुनियाद है उस पर जितना बड़ा हमला आज हो रहा है उतना इस देश ने कभी नहीं देखा। और जिस तरह से ये चल रहा है, सन 24 का इलेक्शन, इसलिए मैं कहता हूं कि जो आने वाला पार्लियामेंट्री इलेक्शन है, इसे आप पार्लियामेंट का इलेक्शन मत कहिए, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन है। कि अगर 24 में बीजेपी आई तो ये कॉन्स्टिट्यूशन आपके हाथ से गया। जी जी। अब गया, मैंने कहा नफीस मामले से हुआ। बीजेपी कभी नहीं कहेगी कल से इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चलेगा। बीजेपी कहेगी संविधान में हमने एक संशोधन किया है, अमेंडमेंट्स किए, 118th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। और अमेंडमेंट, आपको ध्यान होगा 42nd अमेंडमेंट इस देश में इमरजेंसी में जो हुआ था, कहने को अमेंडमेंट था, लेकिन उसने इस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो रूह थी उसको बाहर निकाल दिया। तो ऐसा ही कुछ अमेंडमेंट होगा। प्रीएम्बल में थोड़ा सा कहीं सनातन शब्द डाल दिया जाएगा, कहीं फंडामेंटल राइट्स में थोड़ा सा चेंज होगा, सुप्रीम कोर्ट की पावर थोड़ी सी घटा दी जाएगी, कुछ ऐसे 5-7 इशारे किए जाएंगे जिससे कॉन्स्टिट्यूशन की रूह निकल जाए। नाम के लिए किताब आपके हाथ में रहेगी और कहा जाएगा देखो तो किताब है, पहले से भी ज्यादा मोटी है, लेकिन रूह निकाल दी जाएगी। तो इसलिए 2024 का जो चुनाव है वो इस देश की बुनियाद बचाने का चुनाव है। वो सिर्फ पार्लियामेंट्री इलेक्शन नहीं है। और इसलिए जो चाहता है कि इस देश का फ्यूचर बचाया जाए, हमारे बच्चों का फ्यूचर बचाया जाए, उन सबको खड़ा होना पड़ेगा। और ये सिर्फ माइनॉरिटीज जो हम कहते हैं उसका सवाल नहीं है। देखिए, मैं फिर कहूं, इस देश में माइनॉरिटी सिर्फ सिख, ईसाई, मुसलमान नहीं है। मैं भी माइनॉरिटी हूं। इस देश का हर शहरी माइनॉरिटी है। और वो कैसे? आप मुझे एक शख्स इस देश का बता दीजिए जो रिलीजन के लिहाज से, कास्ट के लिहाज से और लैंग्वेज के लिहाज से मेजॉरिटी हो, देश में भी, स्टेट में भी, अपने मोहल्ले में भी। एक शख्स आप दिखा दीजिए जो इस सब लिहाज से। और ये तीनों की क्यों जरूरत है? क्योंकि दंगा इस देश में किसी के नाम पे भी हो सकता है। कभी साउथ इंडियंस के खिलाफ होता है, कभी नॉर्थ ईस्ट वालों के खिलाफ होता है, कभी हिंदी बोलने वालों के खिलाफ होता है, कभी मुसलमान के खिलाफ होता है, तो कभी फला जाति के खिलाफ हरियाणा में होते हैं दंगे। तो अगर इस देश, और हम में से हर कोई शख्स किसी ना किसी हालत में अपने आप को माइनॉरिटी पाएगा। ये जो नॉर्थ इंडिया का हिंदी बोलने वाला हिंदू है, जब बंबई में जाता है वो माइनॉरिटी है, जब वो बेंगलोर में आता है वो माइनॉरिटी है। अगर माइनॉरिटी नहीं बचेगी तो इस देश का कोई शहरी नहीं बचेगा। इसलिए मैं कहता हूं
कि जिसे इस, और हमारा संविधान सिर्फ ये कहता है हर माइनॉरिटी के साथ खड़ा होता है, कहता है कि नहीं तुम्हारे साथ ठीक है, इलेक्शन जीत जाओ, आप फला चीजें कर सकते हो, आप कुछ गलत डिसीजन भी ले सकते हो, लेकिन ये बुनियाद है, इसको तुम हिला नहीं सकते ना। तुम्हें बिल्डिंग में मैंने रहने के लिए दिया है, तुम बिल्डिंग में चेंज कर सकते हो, इसकी नींव की खुदाई नहीं कर सकते, वो तुम्हें हक नहीं है उसका। तो इसलिए इस संविधान को बचाने के लिए हम सबको लड़ना पड़ेगा, उन सबको जो इस देश का लॉन्ग टर्म फ्यूचर देखना चाहते हैं। क्योंकि ये जो लोग सोचते हैं कि भाई मैंने जहर डाल दिया, जहर तुम्हारी तरफ फेंका है, तुम्हें पे जहर लगेगा, हो सकता है आज तुम पे जहर ज्यादा लग जाए, मगर कल परसों 10 साल बाद 20 साल बाद मेरा बच्चा मेरा पोता उस जहर को चाटेगा, तब क्या होगा। तो ये मैं चाहता हूं मुल्क में हर कोई समझे कि देर सवेर ये जो आग लग रही है ये कभी किसी एक घर तक नहीं रहेगी, कहीं ना कहीं सब घरों में आएगी। आप श्रीलंका को देखिए क्या हुआ श्रीलंका में, सब में आएगी। इसलिए अगर ये देश बचाना है तो 24 का जो इलेक्शन है इस लिहाज से इंपॉर्टेंट, आजकल अपने शहरों में बड़े बड़े फ्लाईओवर बनते हैं ना, आपके हैदराबाद में तो 11-11 किलोमीटर के फ्लाईओवर हैं, तो अब आप फ्लाईओवर पे एक बार चढ़ जाते हैं, पता लगा गलत फ्लाईओवर पे आ गया, लेकिन अब तो 11 किलोमीटर तो जाना ही पड़ेगा। ये 2024 का इलेक्शन बिल्कुल वही है। इस फ्लाईओवर पे एक बार देश चढ़ गया तो 20 साल तक यू टर्न नहीं है उसके बाद, इसलिए उसके लिए काम करने की जरूरत। अच्छा एक बात बताइए, चलिए कि 2024 में कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना बहुत ज़रूरी है, ये आपने कही है, ये बात हम बाद में बात करते हैं, लेकिन एक सवाल बहुत अहम है। वो सवाल ये है कि जहाँ पर भी मजहबी बुनियाद परस्ती या रिलीजियस फंडामेंटलिज्म जो होता है वो अगर बढ़ जाता है तो कोई पाकिस्तान बन जाता है, तो कोई श्रीलंका बन जाता है, कोई म्यांमार बन जाता है। तो क्या हम पिछले 10 वर्षों से पाकिस्तान को फॉलो नहीं कर रहे हैं? मैं तो यही कहता हूँ अपने तमाम इन लोगों से, ये कहते हैं कि पाकिस्तान को ये कर देंगे वो कर देंगे, मैं तो हंसता हूँ दो चीज़ों पे। मैं तो एक तो कहता हूँ यार इतना स्टूडियो में बैठ के काहे को उछल रहे हो, ज्यादा हिम्मत है, जरा वहां जाके कुछ करके दिखाओ। और दूसरा जो अब गहरी बात जो आपने कही, मैं कहता हूँ यार तुम तो पाकिस्तान की नकल करते हो। ये जो बीजेपी वाले आरएसएस वाले क्या चाहते हैं, इनका ख्वाब मन के अंदर का इनका ख्वाब कैसा है, ख्वाब ये है कि हम एक हिंदू पाकिस्तान बना दें। बस वही जी। मैं ले दे के तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना ही है। अरे उस मुल्क की हालत देखो। जी हाँ जी। तकसीम हो चुका है, पहले ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान खत्म हुआ, फिर वहां बलूचिस्तान का झगड़ा है, फिर वहां तमाम चीज है। ले दे के तुम्हारा ख्वाब ये है कि एक फेल्ड देश की तुम नकल कर रहे हो। अरे हिंदुस्तान इससे बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़े प्रिंसिपल्स पे बना मुल्क है। पाकिस्तान का उस जमाने के जो हालात थे देखते हुए एक बहुत छोटे उसूल पे बना हुआ मुल्क है कि हम फला मजहब के लोग हैं, अपना एक मुल्क बनाएंगे। हिंदुस्तान बहुत बड़े उसूल पे बना मुल्क है, तो कहता है कि हम तुम्हारा मजहब नहीं देखेंगे, तुम्हारी चमड़ी का रंग नहीं देखेंगे, तुम्हारी जुबान नहीं देखेंगे, तुम आ जाओ, अगर तुम हमारे उसूल में विश्वास करते हो आओ इस देश में तुम्हें हम अपना बना लेंगे। ये बड़ी बात होती है। तो ये हिंदुस्तान को छोटा बनाना चाहते हैं, ये मुझे इनसे शिकायत है। शिकायत सिर्फ ये नहीं है कि मुसलमान के खिलाफ है, वो तो एक शिकायत है, लेकिन असली बात ये है कि ये हिंदुस्तान के खिलाफ है, हिंदुस्तान की आत्मा के खिलाफ है। मैं एक शब्द इस्तेमाल करता हूँ, पता नहीं उर्दू में आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे उसे। मैं कहता हूँ भारत का स्वधर्म। स्वधर्म, धर्म का मतलब मजहब नहीं होता, नहीं, धर्म का मतलब हिंदू में होता है ड्यूटी। अच्छा, फर्ज, ड्यूटी, फर्ज, और एक वर्च्यू, एक प्रिंसिपल। तो हर मुल्क का एक प्रिंसिपल होता है, उसूल है जिसपे देश बना है। ये हिंदुस्तान का जो स्वधर्म है, हिंदुस्तान का अपना उसूल, उस पे हमला कर रहे हैं। सबसे खतरनाक बात ये है कि इन्हें हिंदुस्तान कबूल नहीं है। हिंदुस्तान में बड़े परेशान है आरएसएस वाले, ये बेचारों को जर्मनी बनाना है, इन बेचारों को पाकिस्तान बनाना है। मैं कहता हूँ यार जो देश पसंद है वहां चले जाओ, हमारे यहाँ क्यों तंग कर रहा है। अच्छा ये बताइए, चलिए आपने बहुत अच्छी बातें की हैं और मैं समझता हूँ कि हमारे जो नाज़रीन हैं, व्यूअर्स हैं, उन्होंने भी आपके बातों से बहुत कुछ यानी महसूस हुए हैं, उन्हें भी बहुत अच्छा लगा होगा। लेकिन एक बात ये बताइए कि आप बहैसियत माहिर तालीम और आप वैसे भी आप देखेंगे यूजीसी के भी मेंबर रहे हैं, और आप ये बताइए कि जिस तरह तालीम को ज़ाफ़रानी रंग दिया जा रहा है वो एक तो तबाही की तरफ ले जाएगा। दूसरी बात ये बताइए कि हिंदुस्तान में मोदी से बीजेपी से जो हालात पैदा हुए हैं, उन हालात का रुख अगर किसी ने मोड़ा है तो वो कौन है? जवान है, किसान है, या स्टूडेंट्स है, या फिर माइनॉरिटीज़ है, कौन है?
दो अलहदा सवाल है। जी हाँ। पहला जाफरानी रंग वाला, जी। एजुकेशन को जाफरानी रंग, भगवा कर्ण शिक्षा का जो कहते हैं। मैं बताऊं, इन लोगों को जाफरानी रंग भी नहीं आता है, इन्हें हिंदुइज्म की कोई समझ नहीं है। अच्छा। ये शिक्षा का जाफरानीकरण से ज्यादा शिक्षा, ये जो एजुकेशन का थर्ड रेट, मतलब जो कहते हैं ना, मैं बार बार कहता हूं कि सेफ्रनाइजेशन नहीं है, ये तो डिग्रेडेशन है और कुछ नहीं है। इन लोगों को सच में बताऊं, हर हुकूमत ऐसा करती है कि अब पावर में आए तो अपने कुछ खास लोगों को लगा देना, ये सब करते हैं। लेकिन जब कांग्रेस थी या कुछ लेफ्ट के लोग थे, दूसरे थे, तो वो किसी फर्स्ट रेट एकेडमिक को ले आते थे, वाइस चांसलर बना देते थे, कभी कभार सेकंड रेट को भी ले आते थे। अच्छा। अब बीजेपी की ट्रेजेडी ये है कि इन बेचारों के पास थर्ड रेट से ही इनकी बात शुरू होती है, क्योंकि कोई भी आज भी इस देश का, मैंने वो बाकी लैंग्वेजेस का नहीं जानता, तेलुगु का नहीं कह सकता, मेरी इतनी समझ नहीं है, लेकिन आज भी हिंदी जो मेरी अपनी जुबान है, आज भी हिंदी के 100 बड़े राइटर अगर आप लिस्ट बना लें, उनमें से 5 भी इनके साथ नहीं है। आज भी इस देश का सोचने वाला इनके साथ नहीं है, इसीलिए सबको तोड़ना चाहते हैं। अच्छा। तो ये शिक्षा का सेफ्टनाइजेशन से ज्यादा ये तो एजुकेशन को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इनको सेफ्टनाइजेशन करने के लिए तो आपको ये चाहिए ना, थोड़ी सी अकल तो चाहिए कुछ भी करने के लिए। इनके पास वो नहीं है। मैं बताता हूँ, ये बिल्कुल इनको इस वक्त जो हो रहा है एजुकेशन के साथ, सेफ्टनाइजेशन छोटी बीमारी है, ज्यादा बड़ी बीमारी एक तो है प्राइवेटाइजेशन। अच्छा। सीधे सीधे दुकान, एजुकेशन के नाम पे दुकान खुल रही है, इदारे नहीं, कारपोरेट सेक्टर को ज्यादा टोटल दुकानें खुल रही हैं। अच्छा। इसमें एकदम मुनाफाखोरी और दुकानदारी हो रही है। कमर्शियलाइजेशन हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन और कमर्शियलाइजेशन है। और तीसरा बिल्कुल प्योर डिग्रेडेशन। अब कल परसों खबर आ गई कि साहब रामायण और महाभारत पढ़ाएंगे। मुझे ऐतराज नहीं है, मैं आपको सच बताऊं, आप पढ़ाइए रामायण, वहां इलियड ओडेसी पढ़ाते हैं, आप पढ़ाइए, लेकिन आपको रामायण और महाभारत की तमीज तो हो, थोड़ा पता तो हो। अरे जब भगवान राम को दशरथ ने निकाला अपने महल से, जब निकाल रहे थे ना, उस वक्त लक्ष्मण गुस्सा हो गए। लक्ष्मण ने अपने बड़े भाई से कहा कि देख, बुढ़े का दिमाग खराब हो गया है और तुम छोड़ के चल रहे हो, ऐसा कोई थोड़ी होता है। तो राम क्या कहते हैं? राम कहते हैं, अगर झूठ बोलने से मुझे अयोध्या छोड़ो, मुझे अगर 7 लोक का राज भी मिल जाए तो मुझे कबूल नहीं है। आपकी झूठ नहीं बोलूंगा एक राज लेने के लिए। और इन लोगों का तो सारा काम झूठ पे है। तो मैं कहता हूं, इन्हें अगर रामायण की तमीज हो, महाभारत की तमीज हो, पढ़ाइए रामायण, पढ़ाइए महाभारत, पढ़ाइए कुरान शरीफ, पढ़ाइए गुरु ग्रंथ साहिब, क्यों ना पढ़ाया जाए। मगर आपको थोड़ा तमीज तो हो, पता तो हो क्या पढ़ाना है। ये सिर्फ नफरत को आप अभी सेफ्टनाइजेशन ना कहिए। ये तो इसका रंग जो है, इसका जो ये सिखा रहे हैं, उसका रंग सेफ्रन नहीं है, उसका रंग लहू का रंग है। ये पढ़ा रहे हैं। वो तो किसी भी ये तहजीब नहीं हो सकती, ये इस देश की कल्चर नहीं है जो कर रहे हैं। दूसरा आपने सवाल पूछा था कि इसके खिलाफ कौन खड़े हुए हैं। खिलाफ वो सब हैं जो अपने हाथ से कुछ काम करते हैं। देखिए, इस देश में एक लुटेरे हैं और एक कमेरे हैं। जो काम करने वाले हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, वो सब अपने अपने तरीके से खड़े हुए हैं। और एक बात बताऊं, हम जरूरत से ज्यादा कई बार इनका ना खौफ खाने लग जाते हैं। आप जरा देखिए पिछले 10 साल को, जिसने बीजेपी के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ डट के जमीन पे लड़ाई की है, वो जीता है और ये हारे हैं। अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, वेरी गुड, सही कहा आपने। किसान, किसान सबसे पहले, किसान लड़े, बेशक घुटने टेक दिए प्रधानमंत्री ने। क्या क्या बड़ी बातें करते थे, मोदी है कभी नहीं करेगा ये वो। इस देश की तारीख में कभी पार्लियामेंट के पास किए गए कानून को 2 साल के अंदर वापस नहीं किया गया है। इस सरकार को करना पड़ा। और सीए पे कानून वापस नहीं हुआ। आज भी सरकार की हिम्मत नहीं है कि उसके रूल्स लागू कर दें। और क्या सिर्फ डट के लड़े। मतलब मैं समझता हूँ इस देश की तारीख में सबसे खूबसूरत जो मोमेंट थे, वो शाहीन बाग जैसे मोमेंट थे, जहाँ खड़ी वो औरत, उसके पास कुछ नहीं है, उसके पास एजुकेशन नहीं है, उसके पास जुबान नहीं है, उसके पास नंबर्स नहीं है, इलेक्शन जीतने लायक पैसा नहीं है, उसके पास जान है,
खड़ी बैठ गई वहां पे। जी जी। और बैठ गई तो ये लोग कुछ नहीं कर पाए। तो मैं बार बार कहता हूँ, बस जरा हिम्मत से खड़े तो हो जाओ, भग जाएंगे ये, इनकी हिम्मत नहीं है मुकाबला करने की। मगर दिक्कत ये हमारी हिम्मत की कमी है। बीजेपी का सारा खेल ये है कि मैच शुरू होने से पहले वॉकओवर करवा लिया जाए। बस वॉकओवर देना बंद कर दो, बाकी सब देखा जाएगा। अच्छा, एक सवाल करेंगे, रिसेंटली जो आपने देखा कि किस तरह कंट्रोवर्सी पैदा हो गई है पनौती पर, तो आप अंदाजा कीजिए कि कोई पनौती कह रहा है, हालांकि राहुल ने नाम नहीं लिया, राहुल जी ने, कि कौन पनौती है, लेकिन उन्होंने कहा कि एक पनौती आया था जिसके नतीजे में टीम इंडिया को शिकस्त हो गई। फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन राहुल जी को नोटिस देता है। तो फिर आप देखेंगे एक तरफ बीजेपी वाले भी कहते हैं कि जर्सी गाय, तो क्या ये और इसमें कितना फर्क है? अब कुछ मैं समझता हूँ कि कोई नाइंसाफी नहीं है। इस देश में बड़ी बेहूदी चीजों पे चर्चा होती रहती है। इलेक्शन कमीशन पनौती पे नोटिस देता है। मैं चाहता हूं आप अपने व्यूअर्स को दिखाइए पिछले 2 दिन से बीजेपी राजस्थान में क्या एडवर्टीजमेंट निकाल रही है। अच्छा, राजस्थान के हर अखबार के फ्रंट पेज पे फुल एडवर्टीजमेंट है जी। उसमें बीजेपी का जिक्र नहीं है। बीजेपी ये नहीं कहती कि हमें वोट दीजिए, ये नहीं कहती कि हमें 10 चीजें कर देंगे, ये नहीं कहती कांग्रेस में 5 खराब चीज हैं। सिर्फ और सिर्फ पिछले 5 साल में जहां जहां हिंदू मुसलमान का मामला हुआ है, उन खबरों की कतरन लगाई गई है। इस पे इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कहता जी। सीधे सीधे कहा जा रहा है कि हिंदू मुसलमान, और बीजेपी का कैंडिडेट तिजारा में राजस्थान में पब्लिक में कह रहा है कि ये इंडिया पाकिस्तान का मैच है, क्योंकि वो हिंदू मुसलमान, उसमें इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कहता। तो एक तो ये बिल्कुल मतलब शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, क्या आप बात करते हैं। दूसरा है पनौती बनौती में मेरा कोई भरोसा नहीं है। मैं नहीं समझता कि कोई मैच किसी की वजह से जीता जाता है, हारा जाता है, तो सब अंधविश्वास है, बेकार की बातें हैं। लेकिन अगर आप 10 दिन तक टीवी पे प्रोग्राम चला रहे हो, मोदी जी के कारण, मोदी जी टीम इंडिया को जिताएंगे, और अगर उसके बाद आप पूरे पोस्टर बना के, पूरी तैयारी थी, पूरे देश भर में तैयारी थी, बैनर बिलबोर्ड बन गए थे कि बीजेपी का उतार के मोदी जी की इंडिया टीम के साथ फोटो जो है वो लगाई जाएगी राजस्थान में और तेलंगाना में इलेक्शन जीतने के लिए। अब अगर आप ये सब करोगे तो भाई पलट के दूसरा भी कुछ कह देगा, है ना। ये वही वाली बात है। जिन लोगों ने प्रोग्राम चलाए थे कि क्या मोदी, टीवी पे चल रहे थे, मोदी जी टीम इंडिया को जिताएंगे, अच्छा, तो भाई अब फिर प्रोग्राम चलाओ, मोदी जी ने हरा दिया, चलाओ ना। वो भी अंधविश्वास था, ये भी अंधविश्वास है, वो भी बेहुदा बात थी, ये भी बेहुदा है। लेकिन अगर बेहुदगी करनी है तो बराबर तरीके से करो। तो मैं समझता हूं कि जब पब्लिक में कोई चीज चल रही होती है, और इन्होंने इतनी इंतहा कर दी है, हर चीज का इस्तेमाल इलेक्शन के लिए करते हैं। मतलब माँ से मिलने जाते थे तो 6 कैमरा लेके जाते थे। अब बताइए कोई अपनी माँ से मिलने ऐसे जाता है? ये सब काम करेंगे तो कोई चुटकी तो लेगा जरूर। बस ये उसी तरह की चीज है, इसमें क्या, इससे ज्यादा सीरियस क्या बात है। बहरहाल आपने जनाब जाहिद अली खान से भी मुलाकात की होंगी, एडिटर हमारे, और न्यूज़ एडिटर आमिर अली खान से भी मुलाकात हुई होंगी। तो मैं आपके लिए एक फॉर योर कैंड इन्फॉर्मेशन ये बताना चाहूँगा कि सियासत जो है 75 ईयर्स कंप्लीट कर रहा है अपने, तो उस बारे में कुछ आप कहें, क्योंकि सियासत जब है, मैं समझता हूँ एक मूवमेंट है और एक गाइडिंग फोर्स है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि तकरीबन 50 जो स्कीम्स हैं माइनॉरिटीज़ के लिए हैं, नॉन मुस्लिम्स के लिए भी हैं, बहुत यहाँ पर काम होता है। तो उस बारे में मैं चाहूँगा कि आप कुछ कहें। जी, पहले तो मुबारकबाद साहब जी। 75 साल पूरा करने पे बहुत कम इंस्टीट्यूशंस हैं जो 75 पूरा कर पाते हैं। 15 अगस्त को इसका आगाज हुआ था जी, 1947। वाह वाह, क्या बात है। तो जितना देश उतना बड़ा हो जी। और आज जो मीडिया में हो रहा है जी, क्योंकि इस देश का मीडिया तो घुटने टेक रहा है जी, और ऐसे में जो कोई भी खड़ा है, मैं तो उन सबको सलाम करता हूँ। और आपने कहा है जो खड़ेगा वो जीतेगा। जी, मैं बिल्कुल कहता हूँ, जो खड़ेगा, अड़ेगा, लड़ेगा, वो जीतेगा। बहुत प्यारा आपने नारा दिया है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक प्रोफेसर योगेंद्र यादव का सवाल है, बोलते तो बहुत खूब हैं और उनकी जो बातें हैं वो दिलों में उतर जाती हैं, लेकिन आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम के आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं और अपने प्रोग्राम का ये उसूल है कि हम अपने मेहमान से कोई ना कोई एक मैसेज लेते हैं जो आपके लिए बहुत मददगार साबित होता है, आपकी रहनुमाई कर सकता है। तो चाहेंगे कि हम प्रोफेसर योगेंद्र यादव भी आपको, यानी सियासत टीवी के जो व्यूवर्स हैं, सियासत अखबार के जो रीडर्स हैं और siyaasat.com के जो व्यूवर्स हैं या रीडर्स हैं, उनको ऐसा मैसेज दें जिससे मुल्क में एक हेल्थी ट्रेंड फरोग पाए। मैं आपको एक ही मैसेज देना चाहता हूँ। जरा सोचिए,
आज से 20 साल बाद, 30 साल बाद, 50 साल बाद, जब मेरे जैसे लोग तो नहीं रहेंगे, हो सकता है अगर आपके बाल काले हों तो आप रह जाएं, कोई ना कोई पूछेगा, हमारा बच्चा, हमारा पोता, पड़पोता पूछेगा कि दादाजी, परदादाजी, चाचा जी, ताऊ जी, आप 2023-24 में क्या कर रहे थे? जैसे जर्मनी का हर बच्चा पूछता है अपने दादा से, जो नहीं भी है उनसे, अपने माँ बाप से पूछता है, अच्छा मेरे ग्रैंडफादर 1930s में क्या कर रहे थे? और जब उनको जवाब मिलता है कि वो तो अकाउंटेंट थे, अपना प्रमोशन कर रहे थे, तो बच्चा मायूस हो जाता है। आज हम जो करेंगे, आने वाली पीढ़ियां हमसे उसका हिसाब मांगेगी। ये देश बचाने की जंग है, किसी एक कौम की नहीं है, किसी एक कम्युनिटी की नहीं है, हर हिंदुस्तानी की है। आज मोहब्बत इस देश में बनाना, आज सबको जोड़ना, किसी भी किस्म के फंडामेंटलिज्म को बाजू में रखना और इंडिया की स्पिरिट को, आइडिया ऑफ इंडिया को बचाना सबसे बड़ा मजहब है। उससे बड़ा मजहब कोई नहीं। और आज उसके लिए जो कुर्बानी देगा उसे आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। हम कुछ ऐसा करें जिससे हमारा पोता, पड़पोता, हमारी नातनी सर ऊंचा करके कह सके, मेरे नाना ने ये काम किया था। जब उससे पूछा जाए, उसे अपने जूते की तरफ ना देखना पड़े। बस आप इतना इंश्योर कर लीजिएगा। बहरहाल नाज़रीन, बहुत ही प्यारा मैसेज है और इसी प्यारे मैसेज के साथ हम अपना प्रोग्राम आमने सामने इख्तिताम को पहुंचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।